नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कल लोकसभा में वक्फ बिल पर पास होने के बाद आज राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा हो रही है। उच्च सदन में भी वक्फ बिल पर पक्ष विपक्ष में जोरदार बहस देखने को मिल रही है। इस बिल को लेकर क्या हुई सियासत, आज दिन भर इस विषय पे करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात प्रधानमंत्री मोदी के थाईलैंड दौरे की भी, जहां पर आज भारत और थाईलैंड के बीच में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है। दिखाएंगे खबर कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ को लेकर जो फैसले लिए हैं उसका क्या हो रहा है दुनिया भर में असर। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। थाईलैंड दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय चर्चा। दोनों देशों के बीच हुए 6 समझौते। पीएम मोदी ने कहा, हम विस्तारवाद नहीं विकासवाद पर करते हैं भरोसा। कल बिम्स्टेक सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं है। कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं, पक्ष विपक्ष में खूब चले सियासी तीर। लोकसभा में चीन के मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, कांग्रेस का हाथ हमेशा विदेशी ताकतों के साथ। पूछा, कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन में चीनी अधिकारियों से क्यों लिए पैसे। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। 25,753 भर्तियों को रद्द करने का कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार। कोर्ट ने कहा, चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और वैधता हो गई है खत्म। ट्रंप प्रशासन की ओर से दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ के बाद भारत ने कहा, सरकार कर रही है स्थिति का आकलन। केंद्र सरकार ट्रंप प्रशासन के संपर्क में, आगामी दिनों में तमाम मसलों के समाधान की उम्मीद। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। कल लोकसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद आज राज्यसभा में इस समय इस बिल पर चर्चा हो रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बिल पेश किया तो इस बिल के फायदे विस्तार से गिनाए। लोकसभा ने बुधवार को लगभग 12 घंटे की बहस के बाद देर रात 288 के मुकाबले 232 वोटों से विधेयक पारित कर दिया था, जिस पर इस समय राज्यसभा में बहस जारी है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में लड़ाई, पुराने वक्त की तय विदाई। वक्फ बिल पर सरकार की कूटनीति, फेल हुई विपक्ष की रणनीति। वक्फ बिल पर अब लड़ाई लोकसभा के बाद राज्यसभा में पहुंच गई है। लोकसभा में देर रात वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद गुरुवार को यह विधेयक राज्यसभा में पेश हुआ। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल को गुरुवार को दोपहर 1 बजे राज्यसभा में पेश किया। किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि इसके जरिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं है। ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होता है, इसका मैनेजमेंट, इसका क्रिएशन और इसका बेनिफिशियरी किसी के पास हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम के पास ही रहेगा। कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो यहाँ ये सवाल ही नहीं उठता है कि नॉन मुस्लिम मुस्लिम धार्मिक भावना और धार्मिक व्यवस्था या वे किसी भी तरीके से मुस्लिम प्रॉपर्टी में, मैनेजमेंट में नॉन मुस्लिम हस्तक्षेप कर रहा है, ये सवाल ही नहीं उठता है। रिजिजू ने बिल के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि अगर कोई मुसलमान खुद ट्रस्ट बनाकर अपनी संपत्ति का प्रबंधन करना चाहता है तो उसे वक्फ बोर्ड में शामिल करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि संपत्ति की देखरेख करने वाले मुतवली पर निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रस्तावित कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और न ही इसका मकसद उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कामकाज को बेहतर बनाना, जटिलताओं को दूर करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन को लागू करना है। जवाबदेही तो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। तो ये 3 जो व्यवस्था है, ये हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है इस पे केंद्रित होता है।
आर्टिकल 25, 26, 30 का हवाला देकर के कई बार लोगों ने हमारा खिलाफ, इस बिल का खिलाफ, इस प्रस्तावना के खिलाफ में लोगों ने कहना शुरू किया है। तो मैं आज जरूर इसका जवाब देना चाहता हूं कि हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है, इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? इसलिए बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल मत बोलिएगा अपना बात रखते समय कि सरकार या कोई गैर मुसलमान के जो कामकाज में उसका तौर तरीके में हस्तक्षेप कर रहा है। ये रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में छोटे बड़े 1 करोड़ सुझाव मिले हैं। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल से वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने की अपील भी की। इससे पहले लोकसभा ने बुधवार को लगभग 12 घंटे की बहस के बाद देर रात 288 मतों से इस विधेयक को पारित कर दिया। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको रूबरू कराएंगे कुछ और तमाम महत्वपूर्ण खबरों से और कैसे वक्फ बिल को लेकर जो संशोधन हुए उस पर जो सियासत है किस तरीके से हुई है और क्या है इसके मायने। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। MDH। तो इस समय वक्फ बिल को लेकर लगातार देश में सियासत गरमाई हुई है। संसद में लगातार चर्चा हुई है, कल लोकसभा में चर्चा और आज राज्यसभा में इस वक्त बहस हो रही है। लेकिन किस प्रकार के प्रावधान हैं, किस प्रकार की भ्रम और सच्चाइयों को लेकर लगातार स्थिति बनी हुई है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लगातार सरकार का कहना है कि एक वर्ग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है और सरकार उस भ्रम से दूर हटकर सच्चाई को लगातार देश जनता के सामने रख रही है। एक भ्रम जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि मस्जिद के प्रबंधन में हस्तक्षेप कर देगी सरकार इस नए बिल के माध्यम से। ये भ्रम का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई जो सरकार लगातार कह रही है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, मस्जिद के प्रबंधन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। एक भ्रम यह भी कहा जा रहा है कि धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप हो जाएगा इस बिल के पास होने के बाद से। सरकार कह रही है ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, जो धार्मिक मामले है उसमें किसी प्रकार का इस बिल से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसी तरीके से एक भ्रम यह भी कहा जा रहा है कि बिल में JPC के सुझाव शामिल नहीं किए गए हैं। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी उसके कोई सुझाव शामिल नहीं किए गए, लेकिन सच्चाई ये है कि JPC के तहत कई सुझाव जो आए थे उनको इसमें शामिल किया गया और उसके बाद ही संशोधित विधेयक पे कल लोकसभा में चर्चा होने के बाद पास हुआ। आज राज्यसभा में चर्चा हो रही है। इसी तरीके से कई बातों को लेकर लगातार भ्रम बनाने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद और दरगाह छीन लेगी सरकार इस बिल के माध्यम से, ये लगातार कहने की कोशिश की जा रही है एक वर्ग के माध्यम से। लेकिन
सच्चाई यह है कि रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। इस बिल के पास हो जाने के बाद भी नहीं होगा, मौजूदा समय में भी नहीं है और आगे इस बिल के पास होने के बाद भी नहीं होगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो एक भ्रम यह भी कहा जा रहा है कि कानून पहले की संपत्तियों पर लागू होगा, यानी कि पूर्ववर्ती तरीके से लागू होगा कि जो वक्फ की पुरानी संपत्तियां हैं उस पर भी यह नया कानून लागू होगा। यह भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब यह कानून बनने के बाद लागू होगा उसके बाद से वक्फ की संपत्तियों पर इसके प्रावधान लागू होंगे। पूर्ववर्ती वक्फ की संपत्तियों पर इसका कोई भी सरोकार लेना देना नहीं होगा। तो सीधे तौर पर एक प्रकार से भ्रम कहा जा रहा है, उस पर सरकार सच्चाई सामने ला रही। कानूनी जमीन छीनने के लिए एक तरीके से व्यवस्था कर रही है कि इस कानून के माध्यम से सरकार ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि कानून वक्फ की जमीन के प्रबंधन के लिए है, ना कि जमीन को छीनने के लिए है। कि किसी व्यक्ति ने वक्फ कर दिया है लेकिन उसको जो प्रबंधन के लिए जो बोर्ड बना हुआ है उसके लेकर ये कानून एक तरीके से लाया जा रहा है, ना कि किसी जमीन को छीनने को लेकर। ये सरासर गलत है। इस बात का भ्रम फैलाने की कई बार कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो वक्फ के ड्राफ्ट में स्ट्रक्चरल जो बदलाव किए गए, 3 कैटेगरी में 14 बड़े बदलाव किए गए, उसके लिहाज से अगर बात की जाए तो 2 महिला मेंबर शामिल करने का प्रस्ताव जो इसका एक तरीके से स्ट्रक्चर होगा उसमें बदलाव की बात की जा रही है। जल्दी से अगले तथ्यों पर जाते हैं और बताते हैं कि 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी एक तरीके से बोर्ड में शामिल किए जाएंगे। इस प्रावधान को लेकर भी सरकार आई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो पिछले मुस्लिम समुदायों के मेंबर भी इसमें शामिल होंगे जो मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं, लेकिन अभी तक उनको इसमें जगह नहीं मिलती है। बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग से बोर्ड बनाने के प्रावधान को लेकर भी इस नए बिल में जिक्र किया गया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में होंगे 3 सांसद, जिनमें से 2 लोकसभा के, 1 राज्यसभा से, और ये शर्त नहीं है कि वो मुस्लिम ही होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं। अभी की शर्त यह है कि वो मुस्लिम होते हैं, अभी की शर्त ये होगी कि वो कोई भी धर्म से हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए किस प्रकार के बड़े बदलाव किए जा रहे हैं तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण को लेकर किस प्रकार के बदलाव है, ये दूसरी कैटेगरी है। उसमें सीएजी वक्फ प्रॉपर्टी की ऑडिट कर सकेंगे, यानी कि एक तरीके से उसकी पारदर्शिता स्थापित करने का प्रावधान होगा। जिला कलेक्टर कर सकेंगे संपत्ति का सर्वे, जो कि एक प्रकार से उनको अधिकार दिया जा रहा है कि साहब वो सच है झूठ है इसका कम से कम जानकारी तो जिलाधिकारी कर सकता है। प्रॉपर्टी कलेक्टर ऑफिस में करानी होगी रजिस्टर, जो भी वक्फ करेगा अपनी प्रॉपर्टी उसका रजिस्ट्रेशन जिला अधिकारी के कार्यालय में करानी होगी, ताकि वो सुनिश्चित हो सके कि साहब आपने अपनी ही संपत्ति को दान में दिया है। सरकारी संपत्ति पर फैसला कलेक्टर ही करेगा कि आपने कोई सरकारी संपत्ति को यूं ही घोषित कर दिया, ऐसे नहीं होगा। जो अभी तक चला आ रहा था उसकी जांच होगी, कलेक्टर उसका एक तरीके से फैसला लेके आगे उसकी संतुष्टि राज्य सरकार को करेगा। विवादित प्रॉपर्टी पर फैसला ना होने तक वक्फ बोर्ड का एक तरीके से हक नहीं होगा। जब उसका फैसला हो जाएगा उसके बाद ही उस फैसले के आधार पर फैसला लिया जाएगा कि आखिर ये जमीन किसकी है, वक्फ बोर्ड की है या फिर किसी और व्यक्ति की जो इसके ऊपर अपनी तरीके से नुमाइंदगी करने की बात कर रहा है। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। आपको कागज दिखाने होंगे, ये सिद्ध करना होगा कि साहब आपकी जमीन थी, आपने उसे दान में दिया है, वक्फ किया है, उसके बाद ही एक तरीके से माना जाएगा। बिना कागजात के ऐसे नहीं होगा, क्योंकि किसी भी मस्जिद को कुछ भी वक्फ कह देना एक तरीके से अभी व्यवस्था चली आ रही है, लेकिन ऐसा व्यवस्था नहीं होगी। अगले तथ्यों की अगर वो बात करें तो जल्दी से कह सकते हैं कि जो विवादित प्रॉपर्टी है, 3रा सेक्शन, उसमें किस प्रकार के बड़े बदलाव किए गए। धारा 40 खत्म होगी, किसी भी संपत्ति को वक्फ नहीं कर सकते हैं घोषित कि साहब ये संपत्ति उंगली रख दी साहब ये वक्फ की जमीन हो गई, ऐसा अभी तक चला आ रहा था लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से अगले तथ्य की और अगर बात की जाए तो वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को मिल सकेगी कोर्ट में चुनौती, जो अभी तक नहीं मिलती थी। यानी कि भारत में न्यायिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत इस प्रकार के फैसले आ सकते हैं, जो कि बदलाव किया जा रहा है। सरकारी संपत्ति नहीं होगी वक्फ संपत्ति, किसी भी सरकारी जमीन को घोषित कर देना, यह व्यवस्था चली आ रही थी, इसको लेकर बहुत से हजारों डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था अब आगे नहीं चलेगी। इस प्रकार के प्रावधान इस बिल में सरकार लेकर आ रही है। आदिवासी हो या एसटी समुदाय के लोग हों, उनके लिए जो अधिसूचित जमीन है उसको वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डिमार्केटेड है। उसको आप कह दें कि साहब ये हो गई वक्फ की जमीन, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो अधिसूचित जमीन होगी, चाहे वो आदिवासी समाज के लिए हो या चाहे वो एसटी समाज के लिए हो, उसको आप इस तरीके से वक्फ की संपत्ति नहीं कह सकते। तो इस प्रकार के बदलाव तमाम प्रकार के इस बिल के माध्यम से लेकर आए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। अब इस समय राज्यसभा में चर्चा हो रही है, तो राज्यसभा में जो अंक गणित है सत्ता पक्ष और विपक्ष का, उसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि कुल सांसद 236 है, बहुमत के लिए संख्या चाहिए इनमें से 119, और बीजेपी प्लस यानी अगर एनडीए की बात की जाए तो 125 के आसपास से ये आंकड़ा ज्यादा आगे बैठता है। और कांग्रेस प्लस की अगर बात की जाए, इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो ये 95 के आसपास है, यानी कि बीजेपी एनडीए की बात की जाए तो बहुमत से आगे यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में आज राज्यसभा से भी एक तरीके से इसका पास होना
तय नजर आ रहा है पूरी चर्चा के बाद में। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तरीके से दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से राज्यसभा की स्थिति भी है दिखाई पड़ रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो वक्फ बिल पर राज्यसभा में आज जमकर तर्क वितर्क देखने को मिल रहे हैं। विपक्षी दलों ने बिल के प्रावधान और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए तो सरकार की ओर से तथ्यों के साथ जवाब दिया गया है। एनडीए के दलों ने भी बिल पर अपनी बात रखी तो विपक्षी दल खासकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बहस के दौरान सरकार की ओर से जेपीसी के दौरान की गई चर्चाएं और देश भर में की गई रायशुमारी के आंकड़े भी आज सदन में रखे गए हैं। राज्यसभा में बहस जोरदार। वक्फ पर परीक्षा की घड़ी आई, संसद में तेज हुई लड़ाई। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद सैयद नसीर हुसैन ने वक्फ संशोधन बिल कांग्रेस पार्टी की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि यह बिल पूरी तरह से झूठ पर आधारित है और पिछले 6 महीनों में एक गलत सूचना अभियान चलाया गया है। तो वहीं राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के आरोपों की हवा निकाल दी। मुझे लगता है कि पहली बार ये 75 इयर्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया में जेपीसी में क्लॉज बाय क्लॉज बिना डिस्कस किए अमेंडमेंट बुलडोज करके इन्होंने लेके आया है। 25 स्टेट्स के वक्फ बोर्ड के साथ बातचीत हुई, 15 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत हुई, 5 माइनॉरिटी कमीशंस के साथ बातचीत हुई और सैकड़ों एमएलएज, एमपीज और मिनिस्टर्स के साथ बातचीत हुई। अब इससे ज्यादा एग्जॉस्टिव डिस्कशन क्या हो सकता था। सदन में चर्चा के दौरान टीएमसी, आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने भी अपनी बातें रखी तो बीजेपी के वक्ताओं ने अपने तर्कों से उनके हर सवाल का सटीक जवाब दिया। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, तलाकशुदा महिला बहनों के लिए, विधवा महिला बहनों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है। चर्चा के दौरान बीजेपी के सहयोगी दलों ने सरकार के रुख का समर्थन किया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। The present Prime Minister wants to put a seal not to allow this donor's property which is given for a particular purpose to a community that should not be swallowed by rich people. ये आप पुरानी बातों को लेकर उसको ही एक मतलब जिसको घुमा घुमा के गोट के बार बार लोगों के सामने पेश करते हैं कि ये मजहब के खिलाफ में बात हो रही है। इसमें मजहब की बात जरूर होना चाहिए, लेकिन मजहब के कौन सा ही पन्ना ऐसा है कि जिसमें आपको आपत्ति है, ये मुझे जरा अभी तक समझ में नहीं आया। पूरे दिन चर्चा चलती रही और सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष ने अपने अपने तर्कस से खूब सियासी तीर चलाए। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बड़ी सियासी खबर पे हम करेंगे चर्चा और इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। वक्फ पर सरकार तैयार, संसद में तकरार, क्योंकि लगातार कल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी तकरार देखने को मिल रही, लेकिन सरकार अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, विजय कौशिक, कांग्रेस के नेता, हर्ष रंजन, मीडिया सलाहकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इसके अलावा एडवोकेट शिराज कुरैशी जी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं और वक्फ के कानूनी जानकार के तौर पे हमारे साथ मौजूद है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं आपसे करूंगा विजय कौशिक जी, क्योंकि कांग्रेस की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं और कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ मिलकर इस बिल का लगातार विरोध कर रही। कल से लेकर आज तक सरकार ने तमाम तथ्यों पर जो चिंताएं थी, शंकाएं थी, उसके बारे में हर बात का सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों से जवाब दिया। क्या अभी भी गुंजाइश बचती है विरोध करने के लिए? आपको लगता है कि कम से कम एक प्रोग्रेसिव बिल के साथ सरकार आई है, पारदर्शिता की व्यवस्था को लाने की सरकार बात कर रही है, अब कम से कम आगे आना चाहिए, समर्थन करना चाहिए? देखिए, समर्थन किस चीज का? हम सही का ही तो समर्थन करेंगे। जो चीज हमारी पार्टी के नजरिए से गलत है, हमारी पार्टी के नेताओं के नजरिए से गलत है, उसको हम सही कैसे मान लें कि भाजपा सही कर रही है? पहली बात। दूसरी बात, हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। तो भैया, हम ये पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या अगर मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में
मुस्लिम समाज चिंता व्यक्त कर रहा है, तो क्या उन चिंताओं को उठाना, संसद में उठाना, राज्यसभा में उठाना, क्या कांग्रेस पार्टी का धर्म नहीं है? विजय जी आप धर्म निभा बिल्कुल निभाइए विपक्ष। विजय जी, लेकिन विरोध किस बात का? अच्छा ये तो बताइए ना कि आप इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं या कांग्रेस इस बात को लेकर विरोध कर रही है? क्योंकि जो भी बातें विरोध के लिए कही जा रही हैं उसका जवाब सरकार लगातार दे रही है, उसके बाद विरोध की गुंजाइश कहां है? किस बात को लेकर शंका? देखिए कांग्रेस की जो जीवन शैली है, जो हमेशा से रही है, वो ये रही है कि समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई अन्याय ना हो। और जो मौजूदा भाजपा सरकार है उसकी कथनी और करनी में बड़े भारी अंतर है। अगर वो कह रही है कि वो मुसलमानों की हितैषी है, तो ये समझ लीजिए वो मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। कैसे सर? कैसे? उन परिस्थिति में कैसे सर? वो ऐसे जो डर और भय का माहौल बनाकर देश के अंदर, चाहे हम संभल हिंसा की बात कर लें, चाहे हम दिल्ली हिंसा की बात कर लें, चाहे हरियाणा में 3-3 बार हिंसा की बात कर लें, सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो मुसलमान हुआ है। बुलडोजरों से घर गिराने का काम मुसलमानों के। सर आपने संभल हिंसा का जिक्र किया, तो संभल में हिंसा की किसने सर? एक तरफ पुलिस थी, एक तरफ मुस्लिम समुदाय जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो हिंसा की किसने? इसमें तो फिर वही जो हिंसा कर रहे हैं, तो पुलिस अपना काम तो करेगी ना। देश के मुसलमान, सुनिए ना जी, देश के मुसलमानों को उकसाकर उन्हें हिंसा के लिए उकसाना और फिर उनके घरों पर बुलडोजर चलाना, यही तो भाजपा सरकार की नीति है। हिंदुओं को तो बेरोजगारी और तमाम तरह की समस्याओं में ग्रसित कर रखा है मोदी सरकार ने, और मुसलमानों को ये डरा रखा है कि भाई अगर तुम गलत का विरोध करोगे तो बुलडोजर चल जाएंगे। ठीक है कौशल जी सवाल ये हो रहा है कि साहब आप मुस्लिम समुदाय के साथ गलत कर रहे हैं और उसकी अगर आवाज उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है तो आप उसे भी दबाने का काम कर रहे हैं। कौशल जी। आयन जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि वक्फ बिल जिसकी बात की जा रही है, वक्फ कोई धार्मिक संस्था तो है नहीं, ये एक ट्रिब्यूनल है जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो संविधान से पैदा होती है, और इसका वक्फ बोर्ड जिस पे डिस्कशन हो रहा है, जिस बिल की बात हो रही है जी, उस बिल का धर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जैसे कैट है, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, जैसे एनजीटी है, जैसे एनक्लेट है, जैसे टेलीकॉम का ट्रिब्यूनल, वैसे एक ट्रिब्यूनल है जी। अब हुआ क्या, एक आंकड़ा देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज डिस्टर्ब ना करें, आप अपने बारे में बोल लीजिएगा। 1913 में वक्फ कानून पहली बार बना था, 1913 आजादी के पहले, और उस समय जो 13 से लेके 2023-13 तक, 1913 से लेके 2013 तक जी 100 साल में कितनी जमीन थी वक्फ के पास पता है आपको? 18 लाख एकड़ कुल। 13 में कांग्रेस जो कहती है कि वो मुस्लिमों का खैरखा है, बहुत ध्यान रखती है, उसने तुष्टीकरण के नाम पे एक साथ 56 संशोधन किए थे इस वक्फ बिल में, वक्फ ट्रिब्यूनल में। उसके बाद का रिजल्ट सुनिए, 2013 से लेकर 2025 कुल 12 सालों में वक्फ की लैंड ओनिंग बढ़ गई कितनी? 21 लाख एकड़, यानी पिछले 100 साल में 18 लाख एकड़ और कुल 12 साल में 21 लाख एकड़। आप समझ गए जी? ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा इस बॉडी के भस्मासुरी रूप को दर्शाता है, जिसके लिए कोर्ट ने कई बार आदेश किए कि ये कैसे पॉसिबल है, कई बार कोर्ट के ऑब्जर्वेशन आए, उसकी वजह से इस ट्रिब्यूनल को करेक्ट करने की जो उन्होंने 56 संशोधन करके तुष्टीकरण के नाम पे जिस तरफ आंख उठा दे वो सारी जमीन हमारी हो जाए जी, ये खत्म करने के लिए वक्फ के बोर्ड में संशोधन किया है। इसका कुरान से, इसका इस्लामिक धर्म से जी, इसका देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप इस बात को जी, इसको अगर किसी तरीके से काटा जा सके तो वो मुझे बताएं। ठीक है, शिराज कुरैशी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिराज जी, इसमें एक मूलभूत सवाल है, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि साहब हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रही है सरकार इस बिल के माध्यम से। सरकार ये लगातार कह रही है कि साहब इसका धर्म से लेना देना कोई नहीं है, ये एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो बोर्ड बन रहा है उसके काम करने के व्यवस्था को पारदर्शी करना, ये मूल सवाल है। सिराज साहब,
सिराज साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त सीधे रुक करते हैं हम राज्यसभा का, जहां पे इस मसले पे चर्चा चल रही है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू जी इस पे अपनी बात रख रहे हैं। ये आपको सीधे सुना। सेकंड बिजनेस को भी लेना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आज डिनर अरेंज किया है आफ्टर 9 PM इन द फर्स्ट फ्लोर MP's डाइनिंग हॉल में। थैंक यू। देखिए साहब, हम इस बिल पास करने तक बैठेंगे, लेकिन सेकेंड बिल कल लेने दो, जो वो तो रेजोल्यूशन है, तो रेजोल्यूशन को कल लेने दो, वो सिर्फ 2-3 घंटे का है, उसमें 3 घंटे का सब लोग हम ठीक ढंग से बात करें। अगर गड़बड़ी में सब कुछ आपको निपटाना है तो बात और है। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, उनसे भी, नड्डा साहब जरा जनरस है, तो उनको भी अपील करता हूँ कि सबको ठीक ढंग से, अगर आज ठीक बहुत से लोग अच्छा डिस्कशन किए और अच्छी डिस्कशन, खास करके जो आज राज्यसभा में वक्फ बिल पे जो डिस्कशंस हुए, शायद इसके पहले किसी और बिल पे इतने संदिग्ध से नहीं हुए। तो ये रिकॉर्ड है, और बाहर भी सभी लोग कह रहे हैं कि ठीक जो राज्यसभा में पॉइंट्स मुद्दे रखे हैं, सभी लीडर्स सभी पार्टी के अच्छे रखे हैं। ये है, तो आप गड़बड़ी में क्यों मणिपुर। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त राज्यसभा, जहां पे इस बिल पे चर्चा हो रही है, और हालांकि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे तौर पे इस बात को मान रहे हैं, कम से कम बहुत अच्छी बहस हो रही है। और ये सच में संसद सबसे बड़ी एक पंचायत है जहां बहस होना और इस स्तर की बहस होना जरूरी है, और कम से कम वो बहस होकर ही यहां से जो निकलेगा वो सबको, देश को स्वीकार होगा। हम वापस अपने मेहमानों के पास लौटते हैं। एडवोकेट शिराज कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए। शिराज जी, मैं सवाल आपसे यही पूछ रहा था, एक मूल सवाल जो है कि साहब, क्या ये धार्मिक मामलों के साथ छेड़छाड़ का जो बात कही जा रही है वो है, या फिर एक प्रकार से पारदर्शी व्यवस्था उस संस्था में जो संविधान के तहत बनी है, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है? आप इस पर जरा प्रकाश डालें, रोशनी डालें जरा, कुरैशी साहब। जी, मैं सबसे पहले तो भारत की सरकार को, केंद्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इतना अच्छा बिल वो मुसलमानों के लिए लाया, भारत के मुसलमानों के लिए। और दूसरे अंदाज में तो मैं कहता हूं कि ईद का तोहफा है भारत के मुसलमानों के लिए। इससे मेरी बात को आपको लगभग समझ में आ गया होगा। मैं आपको सीधे कानून की बात बताता हूँ। जो आपका क्वेश्चन था कि वक्फ की जो जायदादें हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, वो सच्चाई ये है कि उसमें धार्मिक कार्य होते हैं, परंतु उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो धार्मिक नहीं होता है। उसको समझने की जरूरत है। जो हमारे विपक्ष के लोग उसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी, आपके कब्रिस्तान छिन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारे माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री रिजिजू जी साहब ने भी इसको फरमाया, बाकी और लोगों ने भी इसको फरमाया है, संसद में भी फरमाया है कि आप ये बिल्कुल परेशान ना हो कि आपकी मस्जिदें छिन रही हैं, आपके कब्रिस्तान छिन रहे हैं, बिल्कुल नहीं छिन रहे। इतना सा फर्क है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस एक्ट के थ्रू जो आने वाला है, इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, उससे बेटर हो जाएगा। उसको बड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है। बदलाव क्या क्या किया सरकार ने इस एक्ट में, उसको देखते हैं। इतना बदलाव किया, एक तो ट्राइब्यूनल की जो पोजीशन थी फाइनलिटी अथॉरिटी की, उसको कम किया है, वो जरूरी भी था। एक वकील के रूप में मैं जानता हूं कि अगर आप एक ही अदालत में महदूद हो जाते हैं और आपको राइट नहीं मिलते अपील का, तो निश्चित रूप से आपके साथ अन्याय होने की संभावना है। तो वो अन्याय की संभावना एक आम मुसलमान के लिए खत्म कर दी सरकार ने। इसका हमें स्वागत करना चाहिए और हम स्वागत करते हैं इसका बहुत अच्छे से। दूसरा, उन्होंने बोला कि हमारी बहनें उसमें आए, हमारी जो महिलाएं हैं उस अगर बोर्ड में आ जाती हैं तो आपको क्या दिक्कत है। देखिए, प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा से ही लेडीज को सम्मान दिया है, महिलाओं को सम्मान दिया है। एक बार ये बोला है कि माँ के पाँव में जन्नत होती है। आज ये मोदी जी ने ये बिल लाके हमारी माओ को इतना बड़ा ओहदा दिया है, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए। हमें यहाँ उसमें हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है। अब तीसरी बात, अब आप बोल रहे हैं कि उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स मेंबर आ जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी, हाँ, नॉन मुस्लिम मेंबर आ जाएंगे, गैर मुस्लिम मेंबर्स आ जाएंगे, तो उससे आपको परेशानी क्या होती है। तो अब मैं आपको एक ऐतिहासिक तथ्य बता देता हूं, जिससे हमारे सभी दर्शकों को भी पता लग जाएगा कि भारत में पहला जो वक्फ बनी थी, पहली जो मस्जिद बनी थी, वो बिन कासिम के समय पे नहीं बनी थी जिस तरह से लोग बताते हैं, या गाजी के समय पे बनी है, या मोहम्मद गौरी के समय पे बनी है। बिल्कुल नहीं बनी, वो केरल में बनी थी और उसको हिंदू राजाओं ने दान दिया था। तो मेरी बड़ी सीधी सी बात है कि मैं एक सीधा सच्चा मुसलमान हूँ, एक सीधा सच्चा भारतीय हूँ, सीधी बात करता हूँ। जब आप हिंदुओं से प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मस्जिद दान में ले सकते हैं, तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को या दूसरे और मजहब के भाइयों को आप प्रबंधन में शामिल करने में क्यों डर रहे हैं? इसलिए डर रहे हैं कि दाढ़ी में तिनका हमारे है,
हमें डर है कि कहीं इन लोगों के आने से हमारी पोल पट्टी ना खुल जाए। ठीक है, डर किसको है, डर किसको, ये समझना भी बड़ा जरूरी है। हर्ष रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए। हर्ष रंजन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार के नजरिए से दशकों से आप इस तमाम प्रकार की सियासी बातों को बड़ा करीबी से देखते रहे, डर किसको है? क्या उन चंद सियासतदानों को जिनको लगता है कि शायद उनके एक मुट्ठी से वोट बैंक खिसक जाएगा, या सच में इस प्रकार की कुछ गलतियां, कमियां, खामियां या बातें हैं जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय को डरने की जरूरत है? देखिए, आपके सवाल में ही वो जवाब छुपा हुआ है। 2 दिन से लगातार संसद में चर्चा चल रही है और इसके पहले भी लगातार जो भ्रम एक पैदा किया गया था वक्फ बोर्डों को लेकर, उस पर से पर्दा हटाने का काम सरकार कर रही है। मैं आपको कौशल किशोर जी ने कुछ आंकड़े पेश किए, मैं उसके आगे का आंकड़ा देता हूं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वामसी पोर्टल चलाता है। वामसी मतलब वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। उस पर सारी चीज़ों का आंकड़ा है। मैं सिर्फ 2 आंकड़े आपको दूंगा जी। 8.72 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं पूरे देश में वक्फ की, और अगर इस पूरे 8.72 लाख जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके एरिया को आप मिला लें तो वो 37.39 यानी लगभग 38 लाख एकड़ का एरिया होता है, जो कई यूरोपीय देशों से भी शायद वो बड़ा हो। लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद सिर्फ 16,000 समथिंग प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलल औलाद प्रॉपर्टी हैं, यानी वक्फ के द्वारा दान की गई हैं। बाकी वक्फ बाय यूजर है। तो वक्फ बाय यूजर को अगर इस संविधान में हटाया गया, मौलाना साहब भी जिसकी बात कर रहे थे, धारा 40 1995 का जो एक्ट है उसकी धारा 40 को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग संशोधन उसमें कर दिया था उस समय की सरकार ने। क्या किया था कि अगर वक्फ बोर्ड की नज़र किसी प्रॉपर्टी पर पड़ जाती है और उसको ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो वो आपको लिख के दे देगा कि भाई आप ये साबित करिए कि ये प्रॉपर्टी आपसे क्यों नहीं ले ली जाए। और ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज ले ली गई। तभी तो ये आंकड़ा कह रहा है कि 8.72 लाख यानी 8.95 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी में सिर्फ 16,000 ही प्रॉपर्टी अल औलाद हैं जो वक्फ की हुई है। बाकी सारी या तो वक्फ बाय यूजर की हैं या अल औलाद जो आप कह रहे हैं उसका थोड़ा सा हिंदी तर्जुमा ये कि जिन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति को दान में दिया है, और प्रैक्टिस बाय यूजर का मतलब है कि जहां पे प्रैक्टिस की वजह से कैसा आपकी मान लिया गया कि साहब ये जमीन वक्फ की है। यही अंतर है ना सर? थोड़ा सा बेहतरी के लिए मैं समझना चाह रहा था। बिल्कुल 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 यही अंतर है। और यही वजह है कि आप देखें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट स्वयं अपना केस लड़ रहा है कि उसके अंदर की जमीन, उसके प्रेमिसेस की जमीन वो वक्फ ही हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है। आपने देखा कि कल संसद में भी इस चीज पर चर्चा हुई कि अगर यही स्थिति रहती तो आज संसद भवन जहां है, आज सीजीओ कॉम्प्लेक्स जहां है, वो शायद वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती। तो ये सरकार ने जो किया है, इसीलिए मुसलमानों के भी एक सेक्शन में जो पढ़े लिखे हैं उनमें, और जो समझदारी रखते हैं, या जो युवा जनरेशन है उनका, जेनेक्स है, वो बहुत ही खुश है अंदर अंदर। अगर उनकी बातें सामने नहीं भी आ रही हैं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार या उनके समूह के जो लोग हैं वहां उन्हें उनकी शिकायत होगी, इसलिए नहीं आ रही। अंदर से वो जरूर खुश है। और यही वजह है कि कल कई जगह पटाखे छूटे, वो बहुत वो तस्वीरें हमने सब जगह देखी हैं। विजय कौशिक जी, क्योंकि सवाल ये है कि ये एक राजनीतिक बयान दे देना कि साहब मोदी जी अगर मुस्लिमों के लिए फैसला ले रहे हैं तो गलत ही होगा, जैसा आपने कहा, लेकिन कोई तथ्य के साथ में, तर्क के साथ में, आंकड़ों के साथ में अगर आप बात कहें तो आपकी बात का वजन होगा, उसका विरोध के मायने होंगे। क्योंकि आपके सबसे बड़े नेता, अभी हमने खुद सुना वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि साहब बहुत अच्छी बहस चल रही है। इसका मायने ये है कि सारे तर्क दिए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से और सरकार जवाब दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जो अपने आप में स्थापित करे कि साहब ये गलत होने जा रहा है। देखिए, आपने कहा कि भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तारीफ की है, अच्छी बहस की तारीफ की है। ये नहीं कहा कि बिल सही है या इस बिल की प्रशंसा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा विधिवत रूप से इसके बारे में यही कहा गया है कि ये बिल झूठ पर आधारित है, गुमराह करने वाला है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता क्या कह रहे थे यहाँ पर कि भाई यह एक बोर्ड है, यह किसी धार्मिक संस्था का बोर्ड नहीं है, यानी कि ये धार्मिक बोर्ड नहीं है। धार्मिक बोर्ड नहीं है तो यानी कि भाजपा सरकार आने वाले दिनों में इसके अंदर मुसलमानों का सिस्टम ही बंद कर देगी। सर ये धार्मिक बोर्ड नहीं है सर, अगर सरकार विजय जी, मानती है तो तथ्यात्मक बात यही है। माफी चाहता हूं, आपकी बात रोक रहा हूं, तथ्य यही है, ये धार्मिक बोर्ड नहीं है सर।
ये उस हाँ हर्षी, मेरी बात सुनिए ना, मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर ये धार्मिक बोर्ड नहीं है तो फिर इस बोर्ड में मुसलमान क्यों, फिर इसमें सर इसमें हिंदुस्तानी है सर, बात यही है ना कि हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़ने के बाद इसमें हिंदुस्तानी है सर, देश के नागरिक हैं। जैसे एक भ्रम फैलाया जाता है सर, ऐसे अगर जाने लगेंगे तो फिर पता लगे कि कोई मुस्लिम व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो फिर मुस्लिम डॉक्टर ही चाहिए, मुस्लिम बच्चा पढ़ाई करना चाहता है फिर मुस्लिम उसमें टीचर ही चाहिए, तो ऐसे तो फिर हर जिले के हिसाब से जो आबादी फिर मुस्लिम इलाके में तो मुस्लिम डीएम ही चाहिए, फिर ऐसे नहीं होता ना सर, हिंदुस्तानी आता है वहां पे तो अगर हिंदुस्तानी है तो साहब फैसला ले, उसने एक एग्जाम पास किया, कोई काबिलियत के साथ किसी ओहदे तक पहुंचा है, उसके फैसले पे जाना होगा ना सर। मेरी एक बात सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूं, अगर देश के मुसलमानों को इस वक्फ बिल में जो संशोधन हुए हैं उनको लेकर कोई ऐतराज नहीं है तो हमारी पार्टी को भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर देश के मुसलमानों को इस पर ऐतराज है तो हम उनकी लड़ाई संसद से लेकर राज्यसभा में लड़ रहे हैं और देश की सड़कों पर भी लड़ेंगे, हम उस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। देश का प्रत्येक नागरिक हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके अधिकारों पर हम कोई भी आंच नहीं आने देंगे। जी शिराज जी जल्दी से, क्योंकि क्या कुछ अभी एक सेक्शन ऐसा है जिसको और बेहतरी से समझाया जाना बाकी है, शायद इसलिए कहीं से आवाजें उठती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जल्दी से सिराज जी। ये सच्चाई यही है कि यहाँ पे जो कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है कि आपकी मस्जिदें ले लेंगे मोदी जी, आपकी सरकार कब्रिस्तान ले लेंगे, ऐसा नहीं है। उसको बड़ी बारीकी से समझना है कि देखिए इमाम को नहीं बदल रहा है, मस्जिद में जो धार्मिक क्रिया कराई जाती है, नमाज पढ़ाई जाती है या फातिहा कराई जाती है, वो इमाम साहब के द्वारा कराई जाती है, उनको नहीं बदलना है। पर मैनेजमेंट की बात है, उसको दुरुस्त करने के लिए, अच्छा करने के लिए ये मोदी सरकार बिल लाई है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि पूरे मुस्लिम समाज में इसको लेके बड़ा उत्साह है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे हर्षवर्धन साहब फरमा रहे थे कि हम जैसे जो लोग हैं जिसको जानते हैं कि वक्त में बिल के बाद कितना तरक्की हो जाएगी मुस्लिम समाज के लिए, वो एक बहुत ही काबिल इस्तकबाल है और हमें इसका इस्तकबाल करना चाहिए और खामोखा के विरोध के लिए हमें वक्फ बिल का विरोध नहीं करना। कौशल जी संक्षेप में, समय सीमा है, क्या और बेहतरी से समझाने की जरूरत है सरकार की ओर से, आपकी पार्टी की ओर से? कौशल जी देखिए, विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। अभी विजय कौशिक जी ने यह कहा कि मैं यहाँ पर अपनी पार्टी का नजरिया रखूंगा जी, ये देश का नजरिया नहीं रख रहे हैं, ये भारत का नजरिया नहीं रख रहे हैं, ये अपनी पार्टी का नजरिया रख रहे हैं। तो जब आपके लिए पार्टी प्रथम, परिवार उससे भी पहले जी और कांग्रेस तीसरे नंबर पे आएगी तो क्या होगा? हमारे लिए तो राष्ट्र सर्वप्रथम है। और जो मैंने आंकड़ा दिया कि 100 साल में कुल 18 लाख एकड़ और पिछले 12 साल में 21 लाख एकड़, यही बताता है अपने किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, कि किस तरह से कब्जा करने वाला एक ड्रैकोनियन कानून कांग्रेस ने एक साथ 56 संशोधन करके कर दिया था 2013 में। ठीक है हर्षी, सवाल यह है संक्षेप में कि क्या लागू होने के बाद में कुछ समय में ही सच्चाइयां सामने आने लगेंगी, लोगों को फायदे और नुकसान साफ साफ हो जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा? मुझे लगता है कि लागू होने से पहले, अभी जब इस पर चर्चा ही चल रही है, तभी सच्चाई सामने आने लगी है। और शायद लोगों को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब वो मनमाने तरीके से कुप्रबंधन के जरिए जमीनें, संपत्तियां हड़प नहीं सकेंगे और सिर्फ दर्द इसी बात का है। और जो मुझे लगता है कि देखिए, मैंने ज्वाइंट कमेटी की भी 36 बैठकें पूरे देश में हुई हैं, मैंने बड़ा नजदीक से अध्ययन किया और देखा है कि लाखों ईमेल्स आए हैं, लाखों मतलब 70 लाख से ऊपर ईमेल्स आए और लोगों के संदेश आए जिसको कंसिडर किया गया, जिसको पढ़ा गया है और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा। लेकिन जो आपका सवाल है कि सिर्फ चूंकि बाकी जमीन हड़प नहीं पाएंगे, आप उसे मनमाने तरीके से बेच नहीं पाएंगे, स्वयं का लाभ केवल नहीं कर पाएंगे, बाकी गरीब मुसलमान और महिलाओं को छोड़कर दर्द यहां हो रहा है। राजनीतिक दलों को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा अगर इस बचाएंगे नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का थाईलैंड दौरा क्या रहा आज खास, भारत और थाईलैंड के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत में प्रधानमंत्री के दौरे में, इस खबर पर होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया।
क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आज की एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय थाईलैंड के दौरे पर हैं। बैंकॉक पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार तरीके से आज स्वागत किया गया। दोनों देशों के बीच आज शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसके बाद 6 अलग अलग क्षेत्रों में समझौते भी हुए हैं। पीएम मोदी कल बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, तो कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी प्रधानमंत्री का मुलाकात होना संभावित है। थाईलैंड पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, औपचारिक रूप से भी और होटल पहुंचने पर भारतीयों द्वारा भी। उसके बाद गवर्नमेंट हाउस पहुंचने पर थाईलैंड की प्रधानमंत्री पाइटोंगटॉर्न चिनवाट ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। वार्ता के दौरान दोनों ही देश आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर का बनाने के लिए सहमत हुए और इसके लिए संयुक्त घोषणा की। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष स्थान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रेटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर भी चर्चा की। साइबर क्राइम के शिकार भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए हमने थाईलैंड सरकार का आभार प्रकट किया। हम सहमत हैं कि हमारी एजेंसीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ एकजुट होकर काम करेगी। दोनों देशों के बीच कुल 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। रणनीतिक साझेदारी के अलावा डिजिटल और फिनटेक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, सूक्ष्म और लघु उद्योग की समृद्धि की दिशा में सहयोग, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच पर्यटन, शिक्षा को लेकर सहयोग और ऐतिहासिक स्थलों को लेकर भी समझौता ज्ञापन हुआ। जबकि स्पेस, रक्षा, नौवहन, सुरक्षा, व्यापार और निवेश पर व्यापक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण से थाईलैंड अहम देश है। ऐसे में हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का रुख विकासवाद का है, न कि विस्तारवाद का। भारत आसियान यूनिटी और आसियान सेंट्रलिटी का पूर्ण समर्थन करता है। इंडो पैसिफिक में फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के मैरीटाइम इकोलॉजी पिलर को लीड करने के लिए थाईलैंड के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। आर्थिक, व्यापारिक और कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर भी दोनों देशों ने चर्चा की। साथ ही आतंकवाद, मानव तस्करी और धन शोधन जैसी चुनौतियों के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का संकल्प जताया। बैंकॉक से आंचल गुलाटी गुंबर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बैंकॉक में भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक संबंधों के सदियों पुराने रिश्तों की अटूट झलक मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम कियन की मनमोहक प्रस्तुति देखी, तो वहीं थाईलैंड की प्रधानमंत्री ने
बौद्ध धर्म ग्रंथावली उनको भेंट की है। यह पुस्तक थाईलैंड के राजा भूमिबोल आदित्य देश के शासन के 70 साल के उपलक्ष्य में प्रकाशित की गई थी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर और एक विशेष टिकट। ये टिकट प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को यादगार बनाने के लिए। टिकट रामायण पर आधारित म्यूरल आर्ट में बना हुआ है। रामायण की कथा थाई लोक जीवन में रची बसी है और संस्कृत पाली के प्रभाव आज भी भाषाओं और परंपराओं में झलकते हैं। मैं थाईलैंड सरकार का आभारी हूं कि मेरी यात्रा के उपलक्ष्य में 18वीं शताब्दी की रामायण म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। प्रभु श्री राम और उनके जीवन चरित्र का थाईलैंड की संस्कृति में अमिट छाप है। रामायण पर आधारित प्रस्तुति रामकियन को भारतनाट्यम और थाईलैंड की खोन नृत्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानमंत्री ने बैंकॉक में इस विशेष प्रस्तुति को देखा। सांस्कृतिक विरासत की ये संबंध महात्मा बुद्ध से भी अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पाइटोंगटॉन चिनवाट ने प्रधानमंत्री मोदी को त्राइपिटॉक सज्जाह भेंट किया। ये एक पाली व्याकरण की किताब है जो कि पाली भाषा को समझने में मददगार है और साथ ही महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के लिए भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बुद्ध की भूमि है जिसने वैश्विक शांति और समृद्धि का संदेश देने का काम किया है। बौद्ध धर्म के प्रसार ने हमारे जन जन को जोड़ा है। अयोध्या से नालंदा तक विद्वानों का आदान प्रदान हुआ है। प्रधानमंत्री शेनावत ने अभी मुझे त्रिपिटक की भेंट की। बुद्ध भूमि भारत की ओर से मैंने इसे हाथ जोड़कर स्वीकार किया। राम से लेकर बुद्ध तक का जीवन दर्शन एशिया के कई हिस्सों में स्पष्टता के साथ झलकता है। वजह यही है कि दुनिया के कई देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध हैं जो कि आपसी रिश्तों की कड़ी को और भी मजबूत बनाते हैं। बैंकॉक से आंचल गुलाटी गुंबर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कल भी प्रधानमंत्री थाईलैंड में होंगे और जहां पे वो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि चीन के मसले पर लोकसभा में आज क्यों देखने को मिली तकरार, क्या है पूरी खबर, इस पर होगी नजर विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों पे हमने नजर डाली है। बात करते हैं राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर एक तरीके से चर्चा हुई। इसके अलावा लगातार ये चर्चा फिलहाल जारी है। वक्फ विधेयक पर मुस्लिम समुदाय में जश्न की तस्वीरें भी हमने पहुंचाई। PM मोदी का थाईलैंड दौरा किस प्रकार से अहम है, इस तमाम खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर रुख करते हैं जो कि संसद की कार्रवाई से जुड़ी हुई है। लोकसभा में आज चीन के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला।
नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया तो बीजेपी की ओर से पलटवार करते हुए कहा गया कि नेहरू के जमाने में चीन ने भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग अपने कब्जे में ले लिया था। वहीं मौजूदा सरकार ने 1 इंच जमीन भी चीन को नहीं लेने दी है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा चीन से फंड लेने के मुद्दे को उठाया। लोकसभा में आज कई अहम विधायी कामकाज भी इसके अलावा देखने को मिले। तटीय पोत परिवहन बिल चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को काफी कामकाज देखने को मिला। लोकसभा में शून्यकाल में कई सांसदों ने अलग अलग मुद्दे उठाए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा चीन से फंड लिए जाने का मामला उठाया। हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। ऑन द अदर साइड, आवर एलाई suddenly decides to impose taxes tariffs on us 26%. वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा लिया था? तो क्यों पैसा लिया था? किस काम के लिए पैसा लिया था? आज मोदी जी की सरकार में हम ये कह सकते हैं, डोकलाम की घटना के समय भी मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारत की सेना के जवानों ने 1 इंच जमीन भी भारत की कोई नहीं हथिया पाया तो भारत की सेना ने वो करके दिखाया, तो मोदी सरकार में करके दिखाया है। लोकसभा में बीजेपी सांसद ने कांग्रेस की सरकारों की विदेश नीति पर सवाल उठाया। आपके जैसा कमजोर प्रधानमंत्री जिसने की तिब्बत दे दिया, जिसने चाइना की भूमि दे दी, और आज जो बालू जी का दर्द था कि कचेवेलू करुणानिधि जी को करप्शन के आधार पर जेल में बंद करके इंदिरा गांधी ने वो कचीवेलू श्रीलंका को दे दिया। आज का समय आपके जैसे कमजोर प्रधानमंत्री का नहीं है, नेहरू का ये देश नहीं है। इससे पहले लोकसभा में जबलपुर में चर्च पर हुए हमले के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों ने हंगामा भी किया। इस बीच दोनों सदनों में प्रश्नकाल में भी कई अहम सवालों के उत्तर दिए गए। राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में संचार मंत्री ने बताया कि बीएसएनएल में कई वर्षों के बाद बड़ा मुनाफा हुआ है। 18 साल बाद अध्यक्ष जी, पहली बार इतिहास रचा गया है कि बीएसएनएल ने अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट देश को दिखाया है 262 करोड़ रुपए का। 18 साल बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछला क्वार्टर अक्टूबर दिसंबर का 2023-24 वित्तीय वर्ष का था, 1262 करोड़ का लॉस था। 4 अप्रैल को संसद के सत्र का आखिरी दिन है। ऐसे में बीते कुछ दिनों में दोनों सदनों में विधायी कामकाज में तेज प्रगति देखने को मिली है। शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। और संसद की इस खबर के बाद एक बार फिर से रुख करते हैं थाईलैंड के प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी खबर का। थाईलैंड के दौरे में पीएम मोदी ने दिन भर के कार्यक्रमों के बाद वहां की प्रधानमंत्री के साथ रात्रि भोज में हिस्सा लिया है। वहां से जुड़ी हुई ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। हम जानते हैं प्रधानमंत्री आज ही थाईलैंड पहुंचे हैं और भारत और थाईलैंड के बीच आज शिष्टमंडल स्तर की बातचीत दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई है। दोनों देशों के बीच में 6 मसलों पर समझौते हुए और अब इस वक्त रात्रि भोज जो कि प्रधानमंत्री के स्वागत में वहाँ की प्रधानमंत्री ने दिया है, वहाँ पर प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया गया। दोनों ही नेताओं के बीच गर्मजोशी से मुलाकात बातचीत हुई है और ये तस्वीरें उस मुलाकात की जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। एक तरीके से उस रात्रि भोज में जो प्रधानमंत्री के स्वागत में थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने दिया है। और आज दिन भर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हमने तस्वीरों में देखा कैसे थाईलैंड में जो रामायण का मंचन होता है वो भी प्रधानमंत्री देखने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री को तमाम पुस्तक भी भेंट की गई और प्रधानमंत्री का बहुत गर्मजोशी के साथ आज थाईलैंड पहुंचने पे स्वागत किया गया। और दोनों ही देशों ने आपसी रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। और इस फैसले के साथ ही भारत के जो सदियों पुराने संबंध कहा जाए सांस्कृतिक तौर पे जुड़े रहे हैं और उसमें एक नए अध्याय की शुरुआत आज हुई है जब रणनीतिक संबंधों को विस्तार देने की बात प्रधानमंत्री मोदी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत में तय हुआ है। तो तमाम ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम प्रधानमंत्री थाईलैंड के दौरे पे हैं और कल विम्स्टेक में एक तरीके से वो शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे और बेहद महत्वपूर्ण ये विम्स्टेक का शिखर सम्मेलन होगा और थाईलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा तमाम नेताओं के स्वागत में एक तरीके से ये रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। और कल विम्स्टेक का शिखर सम्मेलन होगा जिसमें प्रधानमंत्री भारत की ओर से अपनी बात रखते नजर आएंगे। और आज का दिन मोटे तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत और थाईलैंड के द्विपक्षीय संबंधों के इर्द गिर्द रहा और प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भी। तो विम्स्टेक का बहुपक्षीय मंच जो अपने आप में
दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को जोड़ने का एक बड़ा मंच के तौर पे है और भारत की खास तौर से पहल देखा जा सकता है, क्योंकि बिम्स्टेक के सदस्य देशों में अगर बात की जाए तो उनके तमाम जो नेता थे 2019 में जब प्रधानमंत्री ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ली थी, उस वक्त हिंदुस्तान वो मानद सदस्य के तौर पे आए थे। और एक मौका है इस तरीके से अपने आप में इस खबर पे समझने का कि आखिर किस तरीके से महत्वपूर्ण मौका है प्रधानमंत्री की इस यात्रा का। थाईलैंड से ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं रात्रि भोज के आयोजन के लिए, जो तमाम बिम्स्टेक के सदस्य देशों के नेताओं के सम्मान में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि दुनिया में टैरिफ वॉर को लेकर किस प्रकार से मची हुई है हलचल, क्या है पूरी खबर, भारत पे क्या है असर, इस खबर पे विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका ने चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, तो वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर टैरिफ का लगाने का ऐलान किया। भारत पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने 26% टैरिफ लगाने का फैसला किया। क्या है पूरी खबर, आप देखिए इस खबर को विस्तार से। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पारस्परिक टैरिफ का ऐलान कर दिया। इसमें उन्होंने अलग अलग देशों के लिए अलग अलग दरों की घोषणा की है। अमेरिका की ओर से भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि हम इसके प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रंप साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाए। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर शक्तिवेल ने कहा कि इससे भारत के परिधान उद्योग को लाभ हो सकता है, क्योंकि भारतीय वस्त्रों पर लगने वाला 27% शुल्क उन देशों की तुलना में कम है जो भारत के प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं। बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक शालीन तोशनीवाल ने बताया कि ट्रंप का ये कदम उद्योग पर नकारात्मक असर डालेगा, लेकिन दीर्घकाल में ये अमेरिका के साथ एक अच्छे समझौते की संभावना को मजबूत करेगा। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय मेडिकल डिवाइसेस पर लगाए जाने वाले टैरिफ से अमेरिका को होने वाला निर्यात प्रभावित होगा। अब देश का ज्यादा परसेंटेज होता है, हमारा अपैरल एक्सपोर्ट का खाली 26% है, इसलिए हमारा अपैरल एक्सपोर्टर्स को फायदा मिलेगा। कोशिश करनी चाहिए कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ अपने जितना हो सके डिले करे, 6 महीने तक इनको डिले करे। लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में इंडिया के लिए काफी एडवांटेज है। हम चाहेंगे कि अमेरिका और जो भारत के देश के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगी उसमें ये मुद्दे उठाए जाएंगे और कुछ समझौता होएगा जहां पर दोनों का फायदा होएगा। भारतीय वाणिज्य विभाग अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किए गए विभिन्न उपायों, घोषणाओं के प्रभावों की सावधानी पूर्वक जांच कर रहा है। विकसित भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विभाग भारतीय उद्योग और निर्यातकों सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर अतिरिक्त शुल्क के बारे में उनके आकलन पर प्रतिक्रिया ले रहा है और स्थिति का आकलन कर रहा है। वाणिज्य विभाग अमेरिकी व्यापार नीति के इस नए घटनाक्रम के कारण उत्पन्न होने वाले अवसरों का भी अध्ययन कर रहा है।
केंद्र सरकार इन मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन के संपर्क में है और आगामी दिनों में इनके समाधान के लिए आशान्वित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।